Hello everyone. In this session, we will discuss some important questions related to banking and financial awareness. First question: which of the following is responsible for custodian of depository participant? इनमें से custodian of depository participant का काम कौन कर रहा है? अब ये depository participant क्या होता है? Depository participant एक संस्था होती है या एक इंस्टीट्यूशन बोल सकते हैं. एक इंस्टीट्यूशन होता है जो स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी जो कंपनीज हैं, स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी जो कंपनीज हैं, उन कंपनीज के क्या करता है, उन कंपनीज के डेटा को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने पास क्या करता है, स्टोर करता है. अब वो डेटा अगर बात करें क्या हो सकता है, वो डेटा अगर बात करें शेयर्स हो सकते हैं, शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ठीक है ना, और भी फंड्स होते हैं. तो कंपनी के डेटा को, कंपनी के शेयर्स को, कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक फंड्स को जो मैनेज करता है वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट करता है. एक तरीके से कंपनी का एक स्टोरेज हाउस होता है जहां पे कंपनी अपना सारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो डेटा है वो इस स्टोरेज हाउस में रख देता है. अब मान लो किसी भी पर्सन को किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने, डिबेंचर्स खरीदने या म्यूचुअल फंड खरीदने, तो वो जब किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदेगा तो जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, और जब वो बेचेगा तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसके अकाउंट से निकाल लेगा. तो यहाँ पे अगर बात करें इस चीज को जो मैनेज करता है, ठीक है ना, कंपनी के जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा को जो मैनेज करता है वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट करता है. अब यहाँ पे पूछा गया है इनमें से कौन सी बॉडी है जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का काम करती है. तो यहाँ पे अगर बात करें सेबी की बात करें तो सेबी तो एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कंट्री में जो हमारा कैपिटल मार्केट है, शेयर मार्केट है, उसे क्या करता है, रेगुलेट करता है. आरबीआई बैंकों को रेगुलेट करता है. एनईएफटी एक पेमेंट, एक फंड ट्रांसफर मोड है. सीसीआई अगर बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बॉडी है. और यहाँ पे अगर बात करें इसमें जो सही जवाब है वो HSCIL है. HSCIL की बात करें इसका फुल फॉर्म है स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. ये लार्जेस्ट कस्टोडियन है एंड डिपॉजिटरी है पार्टिसिपेंट. ये कहाँ पर है, मुंबई में. ये स्टैब्लिश हुई थी 1986 में. ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और किसकी सब्सिडरी है, ये IFCI इफ्की की सब्सिडरी है. अगर बात करें इसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशन ऑफ फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है. ये 1948 में स्टैब्लिश हुआ था. तो इसकी सब्सिडरी है HSCIL. HSCIL इज नोन फॉर इट्स ऑनलाइन ट्रेडिंग पोर्टल विद इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स. आई थिंक ये क्लियर होगा. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू टर्म आर्बिट्रेज जनरली यूज इन कैपिटल मार्केट. अब ये पूछ रहा है कि आर्बिट्रेज, इनमें से जो वर्ड है ये आर्बिट्रेज, ये किस लिए यूज होता है. तो पहले हम ये समझ लेते हैं आर्बिट्रेज का मतलब क्या होता है. आर्बिट्रेज की अगर बात करें इसका एक आसान मतलब ये समझते हैं कि मान लो कोई प्रोडक्ट है, मान लो कोई पेप्सी है, एक पेप्सी है, इसकी जो कॉस्ट है वो है 70 रुपए, ठीक है. और ये 70 रुपए जो कॉस्ट है वो इसकी मार्केट ए में है. मान के चल रहे हैं हम कि मार्केट ए में इसकी कॉस्ट है 70 रुपए और मार्केट बी में इसकी जो कॉस्ट है वो 170 रुपए है. अब मान लो यहाँ पर कोई पर्सन है, वो प्रॉफिट के लिए क्या करेगा, मार्केट ए से सामान क्या खरीदेगा, बाय करेगा, और मार्केट बी में जाके क्या कर देगा, सेल कर देगा. तो उससे मुनाफा कितने का हो जाएगा, 100 रुपए का मुनाफा हो जाएगा, ठीक है ना. 100 रुपए का क्या हो जाएगा, मुनाफा हो जाएगा, प्रॉफिट. तो इस तरीके की जो प्रक्रिया होती है जहां पे आप एक मार्केट से सामान को खरीदते हो सस्ते में और दूसरे मार्केट में वहां पे जाके बेच देते हो, ठीक है ना, और जो उससे आपको प्रॉफिट हो रहा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेज बोलते हैं. अब यहाँ पे अगर हम बात करें ये जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो क्या लिखे हुए हैं. तो यहाँ पहला स्टेटमेंट है परचेज ऑफ सिक्योरिटी टू कवर द सेल. दूसरा स्टेटमेंट है साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस. तीसरा स्टेटमेंट है सेल ऑफ सिक्योरिटी टू रिड्यूस द लॉस ऑन परचेज. और चौथा स्टेटमेंट है वेरिएशन इन डिफरेंट मार्केट. तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट मैच कर रहा है वो यही कर रहा है, साइमल्टेनियस परचेज टू मेक प्रॉफिट. साइमल्टेनियसली बेचा और खरीदा टू मेक प्रॉफिट, तो उसे क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेज. तो ये जनरली शेयर मार्केट में ये होता है कि शेयर मार्केट में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज होते हैं जहाँ पे कोई भी एक पर्सन क्या करता है कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए एक शेयर मार्केट से शेयर को खरीदता है और दूसरे में बेच देता है. तो जो ये प्रक्रिया होती है एक मार्केट से खरीदना दूसरे मार्केट में बेचना, ठीक है ना, प्रॉफिट के लिए, उसे हम आर्बिट्रेज बोलते हैं. कई बार आपने देखा होगा कि कोई सामान है जो एक स्टेट में सस्ता मिल रहा है, दूसरे स्टेट में महंगा मिल रहा है, तो लोग क्या करते हैं, एक स्टेट से खरीदते हैं दूसरे स्टेट में बेच देते हैं महंगे में, ठीक है ना. तो उसे क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेज बोलते हैं. आई थिंक आपको क्लियर होगा आर्बिट्रेज. नेक्स्ट,
तो आर्बिट्रेज के बारे में यहाँ पे दिया भी है, इट इज अ बेसिकली बाइंग अ सिक्योरिटी इन वन मार्केट एंड साइमल्टेनियसली सेलिंग इट इन अनदर मार्केट एट हायर प्राइस, प्रॉफिटिंग फ्रॉम द टेम्पररी डिफरेंस इन प्राइस. दिस इज कंसिडर्ड रिस्क फ्री प्रॉफिट फॉर द इन्वेस्टर. ठीक है. नेक्स्ट, consider the following statement with respect to National Payment Corporation of India. National Payment Corporation of India से रिलेटेड यहाँ पे टर्म्स आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है. तो पहला है NPCI is responsible for UPI, AEPS टाइप्स ऑफ पेमेंट सिस्टम. तो पहला स्टेटमेंट डिस्कस कर लेते हैं. तो यूपीआई की अगर बात करें, यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस. यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के तहत हम कंट्री में अपने मोबाइल नंबर को अपने बैंक से लिंक करके क्या कर सकते हैं, बैंक से लिंक करके हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसैक्शन कर सकते हैं. जो भी बैंकिंग ट्रांसैक्शन अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्टली अगर हम बात करें अपने मोबाइल नंबर से क्या कर सकते हैं, ट्रांसैक्शन कर सकते हैं. तो यूपीआई एक सिस्टम, एक सर्वर डेवलप किया था यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जहां पे आप अपने मोबाइल नंबर से क्या कर सकते हो, ट्रांसैक्शन कर सकते हो. ठीक है ना. तो वहां पे अगर बात करें आपको बैंक अकाउंट की डिटेल्स या IFSC कोड या और भी जो डिटेल्स है वो डालने की जरूरत नहीं है, आपका मोबाइल नंबर से ही क्या हो जाएगा, ट्रांसैक्शन हो जाएगा. तो ये जो सिस्टम है वो एनपीसीआई ने डेवलप किया. दूसरा एक सिस्टम है AEPS, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम. अब आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम की अगर बात करें, ये भी एनपीसीआई ने डेवलप किया है. किसके साथ मिलकर, UIDAI के साथ. ठीक है ना, यूनिफाइड आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया. तो ये एक तरीके का, आपको अगर पता करें, जो आपका आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड जो बनाता है वो UIDAI बनाता है. तो एनपीसीआई ने इसके साथ मिलके एक सिस्टम डेवलप किया. इस सिस्टम के तहत क्या होता है कि आपको अगर मान लो पेमेंट करना है, आप शॉपिंग करके आ रहे हैं, आपको पेमेंट करना है, आपके पास आपका बैंक अकाउंट नंबर नहीं है, मतलब आपके पास अगर बात करें आपका बैंक कार्ड नहीं है, यानी डेबिट कार्ड नहीं है. ठीक है. और आपको पेमेंट करना है और आपके पास मोबाइल में मान लो यूपीआई भी नहीं है. ठीक है ना, आपके पास मान लो छोटा वाला फोन है. और यहाँ पे अगर बात करें, कोई भी फोन हो या ना हो, अगर आपको पेमेंट करना है, आप शॉपिंग करके आए हो, तो आप अपने आधार कार्ड से क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो. बट ये शर्त है कि आधार कार्ड जो है वो आपका बैंक अकाउंट से क्या होना चाहिए, लिंक होना चाहिए. आधार कार्ड आपका बैंक अकाउंट से क्या होना चाहिए, लिंक होना चाहिए. ठीक है. तो अगर आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक होगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक अगर बात करें, एक सिस्टम होता है जहाँ पे आप अपने फिंगरप्रिंट करते हो. ठीक है ना, और वो आप और अपना आधार कार्ड नंबर डालते हो. ठीक है. और जब आप अपना आधार कार्ड नंबर डालोगे, अपना फिंगरप्रिंट दोगे, तो आपका जो पेमेंट है वो हो जाएगा. तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपना आधार कार्ड से पेमेंट कर सकते हो. तो ना ही आपको डेबिट कार्ड कैरी करने की जरूरत है. ठीक है. ना ही OTP का झंझट है. ठीक है ना. तो इस तरीके की अगर बात करें, और ना ही पिन डालने की जरूरत है. तो ये पूरी तरीके से सेफ एंड सिक्योर पेमेंट इंट्रोड्यूस किया था एनपीसीआई ने. तो एनपीसीआई ने ही अगर बात करें AEPS और UPI डेवलप किए. तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है. दूसरा स्टेटमेंट है, इट प्रोवाइड्स एन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट फैसिलिटी टू कस्टमर टू मेक द पेमेंट एट नेशनल, स्टेट एंड सिटी टोल प्लाजा. तो ये अगर बात करें, इसने इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट फैसिलिटी इतनी इंट्रोड्यूस की है कस्टमर्स के लिए नेशनल, स्टेट एंड सिटी टोल प्लाजा में. आपने फास्टैग का नाम सुना होगा. फास्टैग में क्या होता है कि आपकी गाड़ी में वो फास्टैग जो स्टिकर है वो लगा होता है, और वहां पे अगर बात करें स्कैनर से वो फास्टैग रीड कर लिया जाता है और आपका पेमेंट हो जाता है. तो ये इस तरीके का जो फास्टैग जो पेमेंट सिस्टम है वो भी जो डेवलप किया है वो एनपीसीआई ने डेवलप किया. भारत में अगर बात करें, एनपीसीआई एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे ऑल ओवर द कंट्री में जो भी इस तरीके के रिटेल पेमेंट सर्वर या सिस्टम जो डेवलप कर रहा है वो एनपीसीआई कर रहा है. एनपीसीआई ने फास्टैग डेवलप किया, एनपीसीआई ने ही यूपीआई डेवलप किया, एनपीसीआई ने AEPS डेवलप किया, एनपीसीआई ने अगर बात करें रुपे कार्ड डेवलप किया, आपने सुना होगा, एनपीसीआई ने ही भीम ऐप इंट्रोड्यूस किया. तो ये जो सारा जो पेमेंट सिस्टम, ये सर्वर है कंट्री में रिटेल पेमेंट सिस्टम, वो एनपीसीआई डेवलप करता है. एनपीसीआई एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है जो 2008 में स्टैब्लिश हुई थी. ठीक है ना. तो इसमें अगर बात करें तो दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो सही है, बोथ 1 और 2. नेक्स्ट, तो यहाँ पे इसके बारे में दिया गया कि ये कंपनी से 1956 से रजिस्टर्ड है. ये एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है. ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है फॉर ऑपरेटिंग ऑल द रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया. ठीक है. नेक्स्ट, which of the following is known as fixed interest security bond and these are convertible and non convertible type. इनमें से अगर बात करें कौन सा फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटी बॉन्ड है जो कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल टाइप है. तो बॉन्ड्स की अगर बात करें तो यहाँ पे देख लेते हैं. तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, प्रेफरेंशियल शेयर. शेयर अलग होते हैं, बॉन्ड्स अलग होते हैं. पहले मैं आपको बता दूं शेयर्स क्या होते हैं.
शेयर्स अगर बात करें किसी भी कंपनी की, अगर बात करें हिस्सेदारी होती है, शेयर का मतलब हिस्सेदारी। आप किसी भी कंपनी की जब हिस्सेदारी खरीदते हो, मान लो आपने किसी भी कंपनी की 10% हिस्सेदारी खरीदी है, तो आप उसके 10% के क्या हो गए, मालिक हो गए। अब कंपनी को अगर प्रॉफिट होगा तो आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। मान लो आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, आपने किसी भी कंपनी के 100 रुपए के शेयर खरीदे और आपने 10%, मान लो आपने कुछ 90 शेयर खरीद लिए, तो आपने 9,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। अब मान लो कंपनी को प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कैसे होगा कि जो उसके शेयर्स की वैल्यू है वो मान लो 100 से हो गई 1000, तो आपको भी प्रॉफिट होगा। अब कंपनी को अगर लॉस होगा, मान लो लॉस जो हो गया वो 100 से हो गया 1 रुपए, तो आपको भी क्या होगा, लॉस होगा। तो अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी के प्रॉफिट और लॉस के भागीदारी बन जाते हो, ठीक है। और डिबेंचर्स में क्या होता है, डिबेंचर्स में देखो कंपनीज क्या करती हैं, ये जो कंपनीज होती हैं शेयर और डिबेंचर क्यों इशू कर रही होती हैं, शेयर और डिबेंचर इसलिए इशू कर रही होती हैं क्योंकि उन्हें क्या चाहिए होता है, उन्हें फंड चाहिए होता है अपनी कंपनी को रन करने के लिए। और हम क्यों इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें एक रिटर्न चाहिए होते हैं कि हमें अगर बात करें हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। हमें काम नहीं करना पड़ेगा प्रॉफिट कमाने के लिए, हम सिर्फ इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाएंगे। तो एक तो कंपनी शेयर इशू करके फंड रेज करती हैं और एक डिबेंचर इशू करके। तो डिबेंचर्स क्या होते हैं, डिबेंचर जो होते हैं ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है, एक लॉकिंग टाइम पीरियड होता है कि आपने एक लॉकिंग टाइम पीरियड तक पैसा अपना जो है वो लगा दिया, ठीक है ना, ठीक है, लॉकिंग टाइम पीरियड होता है। और इसमें अगर बात करें, इसमें ऐसा नहीं होता कि कंपनी को प्रॉफिट होगा तो आपको प्रॉफिट होगा, कंपनी को लॉस होगा आपको लॉस होगा। आपको कंपनी के प्रॉफिट और लॉस से मतलब नहीं होता है। आपने कंपनी को 10 लाख रुपए दे दिए बॉन्ड के फॉर्म में, ठीक है ना, और कंपनी बोल रही कि हम आपको हर महीने 20% ब्याज देंगे, 20% ब्याज देंगे, मान के चल रहे हैं 20% ब्याज देंगे। तो यहाँ पे कंपनी आपको 20% ब्याज देगी, चाहे उसे प्रॉफिट हो या लॉस हो। एक तरीके से यहाँ पे डिबेंचर्स के फॉर्म में कंपनी आपसे लोन ले रही है। जैसे बैंक से हम लोन लेते हैं, हम बैंक से लोन ले लेते हो, बैंक को मतलब नहीं होता है कि हम उस पैसे को, बैंक को मतलब नहीं होता है कि हमने जो लोन लिया है उस पैसे को से हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। बैंक को किससे मतलब होता है, अपने ब्याज से मतलब होता है। तो एक तरीके से कंपनी आपसे लोन ले रही होती है और आपको क्या दे रही होती है, ब्याज। तो आपको कंपनी के प्रॉफिट और लॉस से डिवेंचर्स में मतलब नहीं होता है, आपको अपने ब्याज से मतलब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे शेयर्स में आप कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हो, यहाँ पे आप एक तरीके से कंपनी को लोन दे रहे होते हो। तो यहाँ पे जो इसका सही उत्तर है वो क्या है, डिवेंचर्स। बाकी सब शेयर्स हैं, ये डिवेंचर, ठीक है। आई थिंक इतना क्लियर होगा। तो यहाँ पे लिखा भी, और हाँ एक चीज और, ये जो डिबेंचर होते हैं कन्वर्टेबल भी होते हैं और नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल का मतलब कि डिबेंचर जो है शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कुछ डिबेंचर होते हैं जो शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज अ मीडियम लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट यूज बाय लार्ज कंपनी। अब डिबेंचर कौन इशू करता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वही इशू करती हैं, टू बोरो मनी एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। आई थिंक इतना क्लियर होगा। Next, name the interest rate at which Reserve Bank inject liquidity on an overnight basis into the bank। तो इसमें पूछ रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो बैंक को लोन देता है ओवरनाइट बेसिस के लिए, इंजेक्ट लिक्विडिटी का मतलब लोन देना, अमाउंट इंजेक्ट करना बैंक में। ओवरनाइट बेसिस के लिए जो लोन देता है रिजर्व बैंक, उस पर वो कौन सा ब्याज दर चार्ज करता है। अब यहाँ पे ओवरनाइट की बात हो रही है, तो ओवरनाइट का मतलब होता है फॉर वन डे, यानी 24 आवर। किसी भी बैंक को आरबीआई फॉर वन डे ओवरनाइट बेसिस के लिए लोन देता है, ठीक है, तो उसे वन डे बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें उस पर इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज किया जाता है, तो जो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे चार्ज किया जाता है वो किया जाता है एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। एमएसएफ का फुल फॉर्म क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को सन 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये जो फैसिलिटी है ये एक इमरजेंसी सिचुएशन के लिए इंट्रोड्यूस की गई थी। कि कभी कभी बैंक में इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर उन्हें फंड की आवश्यकता होती है, तो वहां पे अगर हम बात करें उन्हें तुरंत के तुरंत लोन चाहिए होता है, तो अगर उन्हें तुरंत के तुरंत लोन चाहिए होता है तो वो एमएसएफ फैसिलिटी के तहत ले लेते हैं, ठीक है ना। मिनिमम अगर बात करें इसमें 1 करोड़ तक का लोन मिलता है, मैक्सिमम अगर बात करें मल्टीपल में मिलता है, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 1 करोड़, मिनिमम 1 करोड़ है, और मैक्सिमम अगर हम बात करें तो अभी आरबीआई ने से कितना कर दिया, 3% ऑफ एनडीटीएल कर दिया, ठीक है ना, 3% ऑफ एनडीटीएल कर दिया। पहले 2% था, अभी 3% कर दिया, इतना मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक आपको क्लियर होगा कि एमएसएफ के तहत 1 दिन का लोन दिया जाता है। एक बैंक रेट होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, यानी कोई भी बैंक अब 90 दिन के लिए, अगर कोई बैंक 90 दिन से ऊपर के लिए लोन ले रहा है तो बैंक रेट चार्ज होगा। अगर कोई बैंक अप टू 90 दिन तक के लिए लोन ले रहा है, अप टू 90, ये बैंक रेट पे भी लोन कौन ले रहा है, बैंक ले रहा है,
रेपो रेट पे भी कौन लोन ले रहा है? बैंक ले रहा है, बट जो बैंक लोन ले रहा है रेपो रेट पे वो अप टू 90 डेज के लिए ले रहा है। रिवर्स रेपो रेट में अगर हम बात करें कौन लोन लेता है? रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई लोन लेता है, आरबीआई टेक लोन। अब वो लोन क्यों लेता है उसकी भी एक अगर बात करें रीजन है। रीजन ये है कि जब कंट्री में मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा होता है और बैंक ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन दे रहा होता है, तो आरबीआई बैंकों से कहता है कि कुछ समय के लिए आप हमें लोन दे दो, जिससे मार्केट में जो मनी सप्लाई है उसे कंट्रोल किया जाए। ठीक है ना? तो बैंक भी ये सोचता है कि हम लोगों को लोन दे रहे हैं, वहां पे लोन फंसने का चांस है। ठीक है ना? अब आरबीआई कह रहा है कि कुछ समय के लिए आप पैसे को पार कर दो, तो वो वहां पे पैसे को पार कर देते हैं और उस पर उन्हें ब्याज भी मिल रहा होता है। सीआरआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो होता है। ठीक है, तो ये एक तरीके के बैंकों के क्या होते हैं? बैंक के रिजर्व होते हैं। ठीक है ना? बैंक के क्या होते हैं? रिजर्व होते हैं। तो आपको नहीं पता होना चाहिए, एक दिन का अगर लोन ले रहा है तो एमएसएफ। ठीक है, नेक्स्ट, Which of the following organization are set up by Bretton Woods Conference? ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के तहत कौन सी ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश की गई थी? ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के तहत 1944 में अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। अब वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना की गई थी, इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो दो बॉडीज आती हैं वर्ल्ड बैंक के अंदर। जब स्टार्टिंग में 1944 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो आईबीआरडी के नाम से हुई थी। ठीक है ना? आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुई थी वो आईबीआरडी के नाम से हुई थी, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितनी भी इसकी कंट्री मेंबर्स हैं उन्हें क्या करता है? डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड करता है। फिर बाद में अगर हम बात करें, आईडीए की भी स्थापना ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के रिकमेंडेशन पर ही हुई थी। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन की जो स्थापना है वो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के रिकमेंडेशन पर ही हुई थी। तो यहाँ पे अगर बात करें आईबीआरडी, अगर बात करें जो डेवलप्ड नेशन होते हैं उन्हें लोन प्रोवाइड करता है, और आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो है ये डेवलपिंग कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करता है, ये सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है ना? तो ये जो आईबीआरडी है या आईडीए है, ये दोनों ही वर्ल्ड बैंक की बॉडी है। और आगे जाके वर्ल्ड बैंक ने तीन और बॉडीज को, ठीक है ना, थ्री मोर बॉडीज को स्टैब्लिश किया। तो वो तीन बॉडी कौन कौन सी वर्ल्ड बैंक ने आगे जाके स्टैब्लिश करी? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी और इंटरनेशनल सेटलमेंट इन्वेस्टमेंट फॉर डिस्प्यूट। आगे जाके इन तीनों बॉडी की स्थापना करी। ठीक है, लेकिन ये जो स्थापना करी है 1960 के बाद करी है। ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस 1944 में हुई थी और उसके तहत आईबीआरडी और आईडीए की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे अगर बात करें इसका जो सही जवाब होगा वो 1 और 2 होगा, क्योंकि मैंने बताया 1960 के बाद इन तीनों बॉडी की स्थापना करी। तो वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें, वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत 5 इंस्टीट्यूशन है। ठीक है ना? 5 इंस्टीट्यूशन है, 5 इंस्टीट्यूशन से मिलकर अगर बात करें एक वर्ल्ड बैंक बनता है। ठीक है, या वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत ये 5 इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश है। आई थिंक इतनी बात क्लियर होगी। तो यहाँ पर भी यही दिया है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट में दिया है वो ये दिया है कि द ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन आर द वर्ल्ड बैंक। ठीक है ना? अगर बात करें ब्रिटेन वुड जो इंस्टीट्यूशन कहलाते हैं वो वर्ल्ड बैंक कहलाता है। ठीक है, और आईएमएफ कहलाता है। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की स्थापना एक साथ हुई थी जब 43 कंट्रीज की मीटिंग हुई थी ब्रिटेन वुड्स में, यूएसए में, जुलाई 1944 में। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत इन दोनों की स्थापना आईबीआरडी और आईडीए की स्थापना हुई थी 1944 में, और ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के तहत ही आईएमएफ की भी स्थापना हुई थी। इन दोनों का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है ना? वॉशिंगटन डीसी में इन दोनों का ही हेडक्वार्टर है। और वर्ल्ड बैंक की हेड कौन है? वर्ल्ड बैंक के इस समय प्रेजेंट में जो हेड है उनका नाम है डेविड मालपास। ठीक है, डेविड मालपास वर्ल्ड बैंक के हेड है। और आईएमएफ की हेड का नाम क्या है? क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा। क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा इज द हेड ऑफ आईएमएफ। आई थिंक इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट, the Aadhaar enabled payment system is a bank led model that facilitates banking facilities by allowing transaction at point of sale through business correspondent using the Aadhaar authentication number. Aadhaar enable basic types of banking do not include. यहाँ पे ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि आप आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम से क्या कर सकते हो? सारी बैंकिंग जो फैसिलिटीज होती हैं वो आप अवेल कर सकते हो। ठीक है ना? आप क्या करते हो? जनरली गांव में, रूरल एरियाज में लोगों को बैंकिंग और फाइनेंस से जोड़ने के लिए ये सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था कि जहां पे मान लो कोई पर्सन है और वो गांव में रह रहा है, उस गांव, वो भीड़ गांव है जहां पे बैंक की कोई ब्रांच ही नहीं है। ठीक है ना? तो वहां पे अगर बात करें उसे बहुत दूर जाना पड़ रहा होता, बैंक बहुत दूर जाना पड़ता था, वहां पे लाइन लगानी पड़ती थी, वहां पे बैलेंस जानने के लिए भी उसे अगर बात करें लाइन लगानी पड़ती थी। तो यहाँ पे एपीएस को इंट्रोड्यूस किया गया कि गांव में, रूरल एरिया में कुछ बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट हायर किए गए। ठीक है ना? यानी कुछ बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट को बिठाया गया, उन्हें ये मशीन दे दी गई, पॉइंट ऑफ सेल, जैसे पीओएस होता, वही पॉइंट ऑफ सेल जो मशीन है
वो दे दी गई। और ये पॉइंट ऑफ सेल मशीन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप क्या करोगे, आपको अगर अपना बैलेंस जानना है तो आप ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के पास जाओगे और उससे बोलोगे सर मुझे बैलेंस जानना है। वो बोलेगा कि आप एक काम करो अपना आधार कार्ड दे दो, तो आप उसे अपना आधार कार्ड दे दोगे, तो आधार कार्ड में जो नंबर लिखा होगा वो नंबर डालेगा उस पीओएस में। फिर बाद में यहाँ पे जैसे मैंने बताया था आधार जो मशीन होती है पीओएस, इसमें फिंगर स्कैनर होता है, तो आपको फिंगर स्कैन करेगा, बस फिंगर स्कैन करेगा, आधार का नंबर डालोगे वो आपको बैलेंस बता देगा। बैलेंस बता देगा। अगर आपको पैसा जमा करना है तो आप इसी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के पास अपने आधार कार्ड से पैसा जमा कर सकते हो, पैसा निकाल सकते हो, फंड ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है, तो सारी कैश सब कुछ कर सकते हो। बट क्या नहीं कर सकते हो, वो ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते हो। ऑनलाइन पेमेंट मतलब कि मान लो आपने फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करी या अमेजोन से शॉपिंग करी, तो वो आप नहीं कर सकते हो, बाकी आप सारी चीजें कर लोगे, ठीक है। तो आई थिंक इतनी बात क्लियर होगी, तो ये चीज है, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे भाई एईपीएस के बारे में बताया गया। नेक्स्ट, NIBM is a part of the grand vision of giving a new direction to the banking industry in India and making the industry a more cost-effective instrument for national development. NIBM stands for which of the following? तो इसका उत्तर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट। इसकी जो स्थापना हुई थी 1969 में हुई थी। अगर आपको पता हो तो 1969 में ही 1969 में अगर हम बात करें तो भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, और उसी टाइम अगर बात करें गवर्नमेंट ने इसकी स्थापना करी थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही आती है कि जो भी बैंकर्स होंगे वो हाईली क्वालिफाइड होने चाहिए। तो बैंकर को एजुकेट करने के लिए, उन्हें नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए, उन्हें अगर बात करें जो मतलब ग्लोबल लेवल की जो फैकल्टीज हैं उनसे पढ़वाने के लिए इस इंस्टीट्यूट को ओपन किया गया था। जैसे मान लो आपकी भी जब जॉब लग जाएगी बैंक में, तो जब आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा या एजुकेशन के लिए भेजा जाएगा, फर्दर बैंकिंग एजुकेशन के लिए, तो NIBM में ही भेजा जाता है, ठीक है ना। ये पुणे में है, ठीक है ना, NIBM जो है पुणे में है, तो आप पुणे जाके वहां पे स्टडी कर सकते हो। साथ ही ये आपको डिप्लोमा प्रोवाइड करता है, पीजी डिप्लोमा प्रोवाइड करता है बैंकिंग एंड फाइनेंस में, जो आपकी करियर के बैंकिंग करियर के फर्दर बहुत काम आता है। आई थिंक इतने सारे के सारे पॉइंट आपको क्लियर होंगे, ओके। तो यही इसके बारे में बताया कि इट इज एन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, इट इज लोकेटेड इन पुणे, ठीक है ना। नेक्स्ट, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इशू IMF हैज सपोर्टेड मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया? इनमें से किस इशू पे मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया जो है, सॉरी क्या लिखा है, IMF हैज सपोर्टेड मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो कौन से इशू में मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया की IMF सपोर्ट करता है? तो यहाँ पे नाम से समझ में आ रहा है, क्वेश्चन और यहाँ पे आंसर भी अगर हम देखें तो आंसर और क्वेश्चन यहाँ पे मैच कर रहे हैं, तो यहाँ पे सही जवाब है टाइटनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। देखो IMF का ऑब्जेक्टिव क्या है? IMF की जो स्थापना हुई थी वो इसी मकसद से हुई थी कि वर्ल्ड में क्या मेंटेन करनी है, वर्ल्ड में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है, स्थिरता यानी आर्थिक स्थिरता मेंटेन करनी है, और इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी करनी है और स्थिरता भी मेंटेन करनी है। यानी वर्ल्ड की जीडीपी को बढ़ाना है, वर्ल्ड की जीडीपी को बढ़ाना है, वर्ल्ड में अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है। तो यही सारे ऑब्जेक्टिव अगर बात करें हर कंट्री के सेंट्रल बैंक के होते हैं, ठीक है ना। जो वर्ल्ड लेवल पे जो ऑब्जेक्टिव IMF का है, वही कंट्री लेवल पे ऑब्जेक्टिव हर किसी सेंट्रल बैंक का होता है, और हर सेंट्रल बैंक अपनी कंट्री में मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। तो हमारी सेंट्रल बैंक जो है RBI, वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है इसी ऑब्जेक्टिव के लिए। तो यहाँ पे अगर बात करें ये जो ऑब्जेक्टिव के लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, तो मॉनेटरी पॉलिसी को स्ट्रेंथन करने के लिए IMF यहाँ पर काम करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, पे बीमा is an online insurance broking facility launched by which of the following organization? पे बीमा भी हाल ही में एक ऑनलाइन फैसिलिटी लॉन्च करी है महिंद्रा फाइनेंस ने, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट अगर परचेस करते हो, मान लो फॉर एग्जांपल आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लिया या लाइफ इंश्योरेंस लिया, तो आप जो उसके प्रीमियम का पेमेंट करोगे वो आप किससे करोगे? आप उसे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। जो उसका प्रीमियम है वो आप ऑनलाइन पेमेंट करके उसे परचेस कर सकते हो। तो महिंद्रा फाइनेंस ने इसे इंट्रोड्यूस किया। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर हम अगले सेशन में। ओके, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।